बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 वेव्स कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 13 साउंड से शुरू करेंगे। फर्स्ट वन टॉपिक देखें, प्रोपोगेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन और प्रोडक्शन साउंड क्या होता है? साउंड बेसिकली कहते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज। हर वो बॉडी जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। सो साउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ड्रम है, आप उसके ऊपर कागज़ के छोटे छोटे से पेपर पीसीस काट के रखते, आप उसके बाद ड्रम को बीट करें। जैसे ही आप ड्रम को बीट करेंगे आप देखेंगे आवाज़ आएगी। आवाज़ आने के साथ साथ जो ऊपर पेपर पीसीस हैं वो भी वाइब्रेट करते रहेंगे। आप जितनी ज़ोर से उसको बीट करेंगे वाइब्रेशन जो है उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब वाइब्रेशन रुक जाएगी, जब वो पेपर पीसेस वाइब्रेट करना रुक जाएंगे, आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। इससे हमें ये पता चला कि साउंड जो है ये वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज से जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये जो ट्रैवल करती है, ये पीछे हमने जो पढ़ा है कंप्रेशनल वेव्स, उसमें भी मैंने एग्जांपल दी थी, कंप्रेशन और रेरफेशन की फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है। लैब में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे ट्यूनिंग फॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्यूनिंग फॉक एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आर्टिफिशियली तौर पर, यानी कि हम जो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं लैब में। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये वाले इसे जो होते हैं इसके प्रॉन्ग्स कहलाते हैं। जब इसको रबर के पैड के ऊपर मारा जाता है तो प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं। इनिशियली तौर पर ये ओ पर होते हैं, तो ये ऐसे ओ ए बी के दरमियान बार बार वाइब्रेट करते हैं। अब सपोज करें कि जैसे ही ये ए से बी की तरफ जाएगा तो ये अपने एयर कॉलम जो हैं उनके ऊपर प्रेशर को बढ़ा देगा, लेकिन जब ये बी से ए की तरफ जाएगा तो ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही ये दोबारा बी से ए की तरफ आएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में एयर कॉलम्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे, और उसके बाद ये दोबारा इधर जाएगा तो थोड़े से ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो जहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं कंप्रेशन। ये है रेरफेशन, ये कंप्रेशन, ये है रेरफेशन, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्रेशन रेरफेशन की फॉर्म में जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, इसलिए इनको कंप्रेशनल वेव्स की एग्जाम्पल भी होती है। ये पीछे पढ़ाया हुआ है ये कि जैसे इस फॉर्म में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और इसी फॉर्म में जो है ना वो वेव्स भी जो है ना वो ट्रैवल कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। तो ये वेव्स जो है ये एक मैकेनिकल वेव्स, उनमें से कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट वन, बेल जार अपरेटस। बेल जार अपरेटस के ज़रिए जो है वो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे दैट साउंड रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन एंड ट्रैवलिंग, के साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए और ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवाज़ को किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर कोई मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, आवाज़ आगे नहीं जा सकती। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो कि चाँद पे जाते हैं या फिर स्पेस में काम करते हैं वो अपने आप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। वो एक आमने सामने भी अगर आप मून पे खड़े होकर बात करेंगे तो आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी किस्म का वैक्यूम है ही कुछ नहीं है, कोई एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई चीज़ नहीं है। तो जब मटेरियल मीडियम नहीं होता तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे कहा जाता है बेल जार। ये इसको बेल जार कहते हैं। यहाँ पे जो है ये बेल लगी हुई है, और ये देखें गौर से छोटा सा जो ना साथ हैमर लगा होता है। हम जैसे ही इस पूरे ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद ये स्विच है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये हैमर आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ से आपको इस बेल जार में से ये बेल रिंग करेगी और आपको आवाज़ आएगी। अब ये नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसमें एयर निकाल ली जाएगी। अब इसमें से कुछ एयर निकालने के बाद जैसे दोबारा आप स्विच करेंगे तो ये आपको हैमर हिलता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी। अब मज़ीद वैक्यूम कर लें इस तरीके से कि ये सारे का सारा एयर अपने यहाँ से निकाल लेनी है, कोई एयर बीच में रहने नहीं देनी।
आप दोबारा जैसे ही आप बेल को रिंग करेंगे, आप यहाँ से स्विच को, तो आपको ये हैमर हिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इससे हमें क्या पता चला कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन एंड ट्रैवलिंग, के आवाज़ को पैदा होने के लिए और जो है वो आगे ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, ये मैंने अभी बताया है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स की फॉर्म में। अब ये कैसे करती थी? कंप्रेशन, रेयरफेशन, कंप्रेशन, रेयरफेशन, ऐसे। तो ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है वो वेवलेंथ है, या फिर एक रेयरफेशन से दूसरे रेयरफेशन तक का जो फासला होता है वो भी वेवलेंथ ही कहलाता है, और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। असल में ये पार्टिकल जो है वो एयर में जो है वो बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे और पीछे ऐसे बार बार मूव करते हैं। जैसे मैंने ट्यूनिंग फॉर्क की आपको मिसाल दी, प्रॉन्ग्स जब आगे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ा देते हैं एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और वहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफेशन, कंप्रेशन, रेयरफेशन ऐसी प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, अब स्पीड ऑफ साउंड, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि जो साउंड है उसको किसी प्रोड्यूस होने के लिए और आगे प्रोपोगेट और आगे ट्रैवल होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। सो इसकी स्पीड साउंड की जो है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स, जो कि मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन साउंड की स्पीड जो है वो 330 से 340 मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर, हवा के अंदर। इसके अलावा ये टेम्परेचर जो है वो तकरीबन रूम टेम्परेचर ले लिया 20 to 25 जो है वो STP या RTP जिसको कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये उसकी बात है। उसके बाद बाकी कंडीशंस चेंज होने के साथ साथ ये चेंज हो जाती है, जिसमें कि ह्यूमिडिटी होती है, डेंसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, ये सारा। इसका जो फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का स्पीड ऑफ साउंड, वो होता है V=F लैम्डा। V मीन्स स्पीड, F मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। अब जितने भी जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल जितने क्लोजली पैक होंगे, साउंड ट्रैवल उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह या तेज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 340 है, तो जैसे ही ये लिक्विड में आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी तकरीबन 1500 हो जाती है। यही अगर ये सॉलिड में चला जाए तो ये 6000 तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब होने की वजह से। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो फिर वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देते होते हैं। इसलिए उनके लिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है, इसलिए कोई मटेरियल मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है। तो लिहाजा जितना मटेरियल मीडियम होगा और वो उसके मॉलिक्यूल जितना क्लोजली पैक होंगे, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखें, गैसेस में देखें, एयर में 330 से 340 के दरमियान होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके 391 हो जाएगी। हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, हीलियम के अंदर। अब ये लिक्विड्स के अंदर देखें, जैसे मैंने बताया 1500, तो वाटर के अंदर जो है ना ये तकरीबन 1498 होती है। सी वाटर के अंदर उससे ज़्यादा, क्यों? सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वगैरह उसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। सॉलिड्स के अंदर ये 5000 6000 तक भी चली जाती है। वुड के अंदर 200 होती है, एल्यूमिनियम के अंदर 6420 मीटर पर सेकेंड, ब्रास, निकल, हर एक चीज़ के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आवाज़ या साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक उसकी ख़ास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम ये बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले प्रॉपर्टी साउंड की है लाउडनेस। लाउडनेस साउंड की वो खासियत, वो प्रॉपर्टी है जिससे हम जो है वो फ़र्क मालूम कर सकते हैं फेंट एंड लाउड साउंड्स, यानी कि हल्की और ऊंची आवाज़ों में। एक आवाज़ हल्की है, एक ऊंची है, तो हम इन दोनों आवाज़ों में, हल्की और ऊंची आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं लाउडनेस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्पीकर में बोल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ,
ठीक है, तो आवाज़ बड़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन जब आप एक बड़े ज़्यादा जो है ना वो लोगों के ऑडियंस के साथ सामने बात करेंगे तो फिर आपको बड़े स्पीकर्स और बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में आपकी आवाज़ जो हो जाएगी वो ज़रा साउंड जो है ना वो लार्ज यानी कि लाउडर साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अगर आप अपने आपस में बैठे हुए 3-4 लोग बात कर रहे हैं, आप ऐसा ही सा बात करेंगे, ठीक है, लाउडनेस कम है। यही अगर आप ज़्यादा लोगों में साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में लाउडनेस बढ़ जाती है। अब ये लाउडनेस किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है? फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये याद रखें कि जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा जो साउंड है वो उतनी ही ज़्यादा लाउड होती है। लाउडनेस अब किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? फर्स्ट वन डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर जो है ये देखें, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है, इसके एम्पलीट्यूड स्मॉल, छोटे छोटे से एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो ये आवाज़ जो है वो क्वाइट साउंड है। जबकि इनके एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है, तो लिहाजा ये लाउड साउंड है। और अगर इससे भी ज़्यादा आ जाएगा ऐसे, तो ये इनके एम्पलीट्यूड और ज़्यादा हो गए, तो लिहाजा ये लाउडेस्ट साउंड होंगी। यानी कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता गया वैसे वैसे लाउडनेस ऑफ साउंड भी बढ़ती गई। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या मतलब है कि जितनी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ना वो उसका एरिया ज़्यादा होगा, बड़ी होगी, साउंड भी उतना ही लाउड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक तरफ एक छोटा सा ड्रम है, आप उसको बीट करते हैं, आपको आवाज़ आएगी। यही अगर बड़ा ड्रम है और आप उतनी ही फोर्स से उस बड़े ड्रम को बीट करेंगे तो आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला ड्रम है उसके ड्रम स्किन का एरिया छोटा है, इसलिए आवाज़ लाउड नहीं होगी। लेकिन यही अगर आप बड़ा ड्रम लेंगे तो उसका जो ड्रम स्किन है उसका वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो ज़्यादा है, जिस वजह से उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। इसलिए एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ने से जो लाउडनेस है साउंड की वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जैसे जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस या फासला बढ़ता जाता है वैसे वैसे लाउडनेस भी बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो कोई शख्स बिल्कुल आपके पास खड़ा होकर कोई भी ड्रम बजा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। यही अगर आप जो है वो थोड़ा दूर चले जाएंगे उससे तो आपको आवाज़ कम हो जाएगी। अगर वो किसी और दूर चले जाएंगे तो आपको आवाज़ और कम हो जाएगी। लिहाजा आप जितना जो करीब होते जाएंगे वाइब्रेटिंग बॉडी से आपको आवाज़ जो है उतनी लाउड हो जाएगी। तो लिहाजा लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द वाइब्रेटिंग बॉडी। आप जितना वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब हैं आपको आवाज़ उतनी लाउड आएगी, और जितना आप वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होते जाएंगे आवाज़ उतनी ही फेंट या हल्की होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज पिच। पिच क्या है? पिच वो प्रॉपर्टी है साउंड की जिसकी वजह से हम जो है वो श्रिल और ग्रेव यानी कि मोटी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अब श्रिल और ग्रेव साउंड्स कौन सी होती हैं? अब कुछ आवाज़ें जो हैं वो मोटी होती हैं, कुछ आवाज़ें बारीक होती हैं। मर्दों की आवाज़ें मोटी होती हैं और औरतों की आवाज़ें या बच्चों की आवाज़ बिल्कुल बारीक आवाज़ होती है। तो लिहाजा जितनी पिच ज़्यादा होगी साउंड्स जो हैं वो उतनी श्रिल होती हैं, और जितनी पिच कम होगी आवाज़ें उतनी ग्रेव होती हैं। मतलब हो गया कि बच्चों और औरतों की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है, हाई होती है, और हाई पिच होने की वजह से उनकी साउंड्स या आवाज़ें जो होती हैं वो श्रिल होती हैं। जबकि मर्दों की आवाज़ें जो हैं वो उनकी पिच हाई होती है, और हाई पिच होने की वजह से साउंड्स ग्रेव होती हैं, मोटी आवाज़ें होती हैं। और दूसरी एक और चीज़ आती है पिच पे, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेट करती है पिच के साथ। पिच जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी पिच भी उतनी हाई होती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी लो होती जाती है पिच भी उतनी लो होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइसिकल को उसके स्टैंड पे खड़ा करें, उसके बाद उसके पिछले टायर के साथ
जो उसके अंदर वायर्स होती हैं, उसके साथ एक प्लास्टिक की बॉटल आप साथ लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता उस पेडल के ज़रिए उसको घुमाना शुरू करें। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको उस बॉटल में से टक टक की जो आवाज़ आएगी, ठीक है, उसके बाद आप इसको तेज़ घुमाना शुरू कर दें। जब आप तेज़ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो साउंड बड़ी बारीक सुनाई देगी। इससे क्या हुआ कि जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, उसके साथ साथ आवाज़ जो थी उसकी पिच भी उतनी हाई हो गई और वो बारीक हो गई। और अगर जब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी वायर टकरा रही थी तो उसकी आवाज़ जो है वो उतनी ही लो होती जाएगी, पिच जो है उतनी ही लो होती जाएगी और आवाज़ उतनी ज़्यादा मोटी होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ अ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ना वो ऐसी है जो कि हमें दो आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो। दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर कोई भी एक शख्स है, वो वायलिन बजा रहा है, ठीक है, एक तरफ वो फ्लूट बजा रहा है, एक तरफ एक शख्स जो है वो ट्रम्पेट बजा रहा है। आप एक अपने कमरे, आपके सामने नहीं है, आप एक कमरे में है, वो दूसरे रूम में ये प्ले कर रहे हैं, तो आप बता देंगे कि कौन सी वायलिन की है, कौन सी ट्रम्पेट की है, कौन सी जो है ना वो फ्लूट की है। ये सारा कुछ आप बता देंगे बैठे बैठे। तो इससे आपको क्या होगा कि यही चीज़ क्वालिटी ऑफ साउंड है कि आप मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। अब अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपको बाहर से, रूम के बाहर से आपकी फैमिली में से कोई भी अगर आवाज़ दे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फादर की आवाज़ है, ये आपके ब्रदर की आवाज़ है, ये मदर की आवाज़ है। आप उनको देख नहीं रहे, आप रूम के अंदर हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है, तो आपने फ़र्क मालूम कर लिया कि कौन सी फादर की, कौन सी मदर की, कौन सी ब्रदर की आवाज़ है। तो यही क्वालिटी है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं, ये क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइस। म्यूज़िकल साउंड किसे कहते हैं? ऐसी आवाज़ें जो सुनने में अच्छी लगें, भली लगें कानों को और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से आ रही होती हैं, वो म्यूज़िक कहलाती हैं। जबकि नॉइस कहते हैं बेतरतीब, उल्टी सीधी, बेहंगम आवाज़ें जो कि जो है वो इर्रेगुलर साउंड, क्योटिक साउंड्स जो कि हमें जो है वो परेशान करें, वो नॉइस कहलाती हैं। जैसे हॉर्न हो गया या फिर शोर शराबा हो गया, काफ़ी गैदरिंग हो तो कोई एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें नहीं आ रही होती, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये नॉइस कहलाती हैं। जो म्यूज़िकल साउंड होती हैं वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से आ रही होती हैं। लेट्स सपोज जो म्यूज़िकल साउंड है वो ऐसे एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से आ रही होंगी, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ ही चलती जा रही हैं सारी की सारी। लेकिन जो बेतरतीब और बेहंगम आवाज़ें, कभी हाई, कभी लो, कभी पिच हाई हो गई, कभी लो हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, ठीक है, बेतरतीब आवाज़ें जो होंगी वो नॉइस कहलाती हैं। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली होती है या नॉइस अगर होती है ऐसी, तो उसको नॉइस पॉल्यूशन भी कहते हैं। ये बड़ी ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर। क्योंकि जो एक तरतीब से जा रही हो, कोई भी जैसे गिटार बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है या कोई भी एक म्यूज़िकल, तो वो एक म्यूज़िक कहलाती है। कोई भी आवाज़ जो एक फ्रीक्वेंसी के साथ आए, कानों को अच्छी लगे, भली लगे सुनने में, वो जो है वो म्यूज़िक कहलाती हैं। और बेतरतीब बेहंगम आवाज़ें जो हैं वो नॉइस कहलाते हैं। और ये नॉइस पॉल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। असल में अगर जो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, जैसा कि मशीनरियों में से आता है, गाड़ियों के हॉर्न की मैंने आपको एग्जांपल दी, अलार्म से, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे एरिया से जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो, तो ऐसे में जो है ना वो स्टमक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, एग्रेशन, लॉस ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, हियरिंग लॉस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग द नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। अब असल में जो है ये 85 से 90 डेसिबल ये जो है वो सेफ़ हमारे पास होती है लिमिट मैक्सिमम, ठीक है, कि ये जो है 85 से 90 डेसिबल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होती है तो वो हमारे लिए नुकसान होती है, ठीक है, उसका हमारे लिए फिर नुकसान होगा हमें। तो इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले यूजिंग क्वाइट और को फ्रेंडली मशीनरी, हमें क्या करना चाहिए कि हमें चाहिए कि जो माहौल दोस्त मशीनरी है, जो आवाज़ कम करें, उनका इस्तेमाल करें। साउंड बैरियर्स होते हैं जिसको
जिसके जो है साउंड प्रूफिंग भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए। वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ऐसे लोग जो कि ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे मशीनरी का बड़ा शोर होता है, वो डिवाइसेस पहने कान के ऊपर, ठीक है, जो कि उनको फिर बाहर से आवाज़ सुनाई नहीं देंगी। ट्री प्लांटेशन, ट्रीज बड़ा किरदार अदा करते हैं आवाज़ को कम करने में। कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन, वी कैन क्रिएट अ हेल्दियर एनवायरनमेंट। और अगर नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो हम बड़ा सेहतमंद किस्म का माहौल एक पैदा कर सकते हैं या माहौल बना सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स इसके पढ़ लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।